1820 ईस्वी में एक डैनिश साइंटिस्ट आंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने एक ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास अगर कोई मैग्नेटिक नीडल लाया जाए तो उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में आप लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डिटेल्स में पढ़ाई किया है। अब देखिए, इसके 11 साल बाद 1831 ईस्वी में एक इंग्लिश साइंटिस्ट आते हैं, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट आते हैं, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे सोचते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसे एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। उन्होंने क्या किया कि एक मेटालिक वायर से बना हुआ इस तरह का कॉयल, इस कॉयल को एक एमीटर से जोड़ दिया। इसके एक टर्मिनल को एमीटर के एक एंड से और दूसरे टर्मिनल को एमीटर के दूसरे एंड से जोड़ दिया। वैसे तो फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ये वाला है। उन्होंने क्या किया, इस कॉयल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने एक मैग्नेट को इसके सामने लाया। अब इस मैग्नेट के रहने के कारण इस कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन ऐसा करने से यहाँ एमीटर का जो नीडल है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब इस कॉयल में करंट पास नहीं किया। लेकिन उन्होंने उसके बाद क्या किया कि इस मैग्नेट को उन्होंने मूव करवाया। तो मैग्नेट को मूव करवाने से हुआ ये कि यहाँ पर इस निडल में, एमीटर के इस निडल में डिफ्लेक्शन दिखने लगा। देखिए, मैग्नेट को मूव करने से क्या हुआ, मैग्नेट को मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था इस कॉयल के साथ एसोसिएटेड, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया। जब ये मैग्नेट स्थिर था, रुका हुआ था, तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नेट को मूव करवाया गया तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस किया। तो यहाँ से फैराडे ये कंक्लूड करते हैं कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। उनके ऑब्जर्वेशन से ये निकल के आया, पहला ये निकल के आया कि जो करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इस कॉयल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर इस मैग्नेट को तेजी से मूव करवाया जाए तो यहाँ अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड, वो तेजी से चेंज होगा, और अगर इसे धीरे धीरे मूव करवाया जाए तो ये बहुत धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो जब इस मैग्नेट को तेजी से मूव करवाया गया तो इस कॉयल में करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। जब इस मैग्नेट को धीरे धीरे मूव करवाया गया तो फिर यहाँ कम करंट प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ से फैराडे कहते हैं कि ये जो करंट है, ये करंट डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या उस पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेजी से ये चेंज कर रहा है। उन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन ये किया कि ये जो करंट है, ये करंट इस लूप के साथ एसोसिएटेड, ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये डिपेंड करता है। अब आगे उन्होंने क्या किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया, इन दोनों को मिला के उन्होंने एक नया टर्म कॉइन किया। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही उन्होंने यहाँ पर कॉइन किया मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एसोसिएटेड एरिया पे, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के साथ एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, चूंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो यहाँ सब बी लगा देते हैं हम लोग। सो मैग्नेटिक फील्ड और एसोसिएटेड एरिया के साथ एसोसिएटेड एक टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे उन्होंने कॉइन किया। और उन्होंने ये पाया कि ये करंट इस मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है,
प्लेन सरफेस है और यहाँ इस रीजन में, इस सरफेस के हर पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन में है बट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस से वो मैग्नेटिक फील्ड बी है। और यहाँ पर सरफेस को हम नाम दे देते हैं एक एस, और हमें पता है कि सरफेस एरिया जो होता है, ये सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो इस सरफेस पे नॉर्मल होता है उसका डायरेक्शन। तो एस वेक्टर जो है, ये जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर उसका डायरेक्शन ये है। और लेट अस से कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल है फाई। तो फिर ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट एस, बी डॉटेड विथ एस। दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, उसका कोसाइन वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं, वो स्पेशल केस ये है कि ये सरफेस एरिया है और प्लेन सरफेस है, सरफेस एरिया है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस नॉर्मल डायरेक्शन में है, इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड जो नॉर्मल डायरेक्शन है उस नॉर्मल डायरेक्शन में है। तो फिर ये जो वेक्टर होगा, सरफेस वेक्टर होगा, ये सरफेस वेक्टर बी के डायरेक्शन में ही है। तो ये एक स्पेशल सिनेरियो है। इस सिचुएशन में जो फ्लक्स बनेगा, इस स्पेशल सिचुएशन में जो फ्लक्स बनेगा ये होगा बी इंटू एस इंटू कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा बी और एस का प्रोडक्ट, दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया एज स्केलर क्वांटिटी, उसका जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये तो स्पेशल केस है। अब सिचुएशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सपोज सरफेस एरिया जो है, ये सरफेस जो है आर्बिट्ररी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है, ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। सो ये वेरी कर रहा है, मान ले मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। तो ऐसे केस में इस कर्व्ड सरफेस के साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स को हम कैसे पता करेंगे? ऑब्वियसली इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा रीजन कंसिडर करेंगे, एक छोटा सा एरिया, इनफाइनाइटेसिमल एरिया ds, लेट अस से दिस इज ds, और यहाँ छोटे से एरिया में, इनफाइनाइटेसिमल एरिया में जो फ्लक्स बनेगा, लेट अस से दैट फ्लक्स इज d phi b एंड दैट इज इक्वल टू b इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है डॉटेड विद ds। और जब पूरा फ्लक्स हम पता करेंगे, टोटल फ्लक्स इस पूरे सरफेस में, लेट्स से सरफेस का नाम दे देते हैं S, तो फिर हमें B डॉट ds को इंटीग्रेट करना होगा ओवर द सरफेस S। सो यहाँ पर B डॉट ds को इंटीग्रेट कर दिया गया। तो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स पता किया जाता है, और इसके बारे में जो बेसिक आइडिया है, बिल्कुल जनरल आइडिया जो है, ये अब तक आपको मिल चुका होगा, क्योंकि आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसी तरह का है। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। अब माइकल फैराडे क्या देखते हैं? माइकल फैराडे का ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें कि ये जो करंट है, इसमें प्रोड्यूस्ड करंट जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ एरिया पे ये डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया मिलके मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया या कंक्लूड किया, उन्होंने ऑब्जर्व करके ये कंक्लूड किया कि ये एक कॉयल है, मान ले यहाँ पर ये कॉयल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंगल लूप कंसिडर कर रहा हूँ, लेट अस से ये एक सिंगल लूप है। जैसे यहाँ पर हमने कॉयल देखा था, यहाँ पर बहुत सारे लूप्स हैं, यहाँ पर 3 लूप्स हैं, 1 2 और 3 लूप्स हैं। तो हम सिंपल सिनेरियो कंसिडर करते हैं, एक कॉयल ऐसा जिसमें सिंगल लूप है, और इस सिंगल लूप को थोड़ा सा यहाँ पर गैप है मान ले, और यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर एमीटर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक एमीटर जोड़ा गया इसके साथ, और मैग्नेट को उन्होंने इस तरह से मूव किया, एक मैग्नेट को इसके सामने मूव किया। तो यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो करंट प्रोड्यूस होगा, ये करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पर इस कॉयल में एक EMF प्रोड्यूस होगा, एक EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, जो कि यहाँ पर करंट को प्रोड्यूस करेगा।
उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है। फ्लक्स अगर तेजी से चेंज होगा तो ईएमएफ ज़्यादा होगा और यही ईएमएफ इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा, जो कि अगर आप ओम्स लॉ देखें, ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं करंट इज इक्वल टू V, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये ईएमएफ वोल्टेज के लिए ही एक दूसरा टर्म है। तो ये करंट ऑब्वियसली बराबर होगा ये प्रोड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस। तो यही ईएमएफ करंट प्रोड्यूस करेगा, जो कि इस फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये बराबर होगा रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पे। ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा, थोड़ी देर बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर देखा जाए ये क्या है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी भी कॉयल के साथ एसोसिएटेड या किसी भी एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें चेंज होने के कारण उस कॉयल में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसी घटना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या जो करंट इंड्यूस्ड होता है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता है। अब देखिए ये नेगेटिव साइन क्यों आता है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेट है, अगर मान लें मैं इस मैग्नेट को इस तरफ ले जाता हूँ, हम लोग इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ जो फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और नॉर्थ पोल से दूर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से यहाँ एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मान ले पीछे की तरफ इस पॉइंट से। अब अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉयल के तरफ ले जाता हूं, तो नॉर्थ पोल चूंकि इस पॉइंट के करीब आएगा, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड अब बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा ज्यादा बनेगा जब हम इस मैग्नेट को इस तरफ ले जाएंगे। तो फिर यहां पर देखिए, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की बात किया जाए, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन बनेगा, वो डायरेक्शन होगा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो वो इतना बनेगा, ये ग्रीन कलर से आप जो देख रहे हैं, ये एरो वो इंडिकेट करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो फिर फ्लक्स भी चेंज होगा। तो ऐसे सिनेरियो में ये जो डी फाई डी टी है, इसके साथ एसोसिएटेड एक डायरेक्शन होता है। आप क्या करें, जो चेंज है फील्ड का, जो चेंज है, इस चेंज के डायरेक्शन को आप देखें कौन सा डायरेक्शन है, ये पीछे की तरफ है, कॉयल से पीछे की तरफ है। अब दाहिनी हाथ के 4 उंगलियों को मोड़े और जो थंब है, थंब को सीधा रखे, बाहर निकाल के रखे, और थंब अगर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर मुड़ी हुई उंगलियां ऑब्वियसली दाहिनी हाथ के मुड़ी हुई उंगलियां ये वाला डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो ये डायरेक्शन होगा डी फाई डी टी का डायरेक्शन, इसके साथ एसोसिएटेड एक डायरेक्शन होता है, जो कि ऑब्वियसली आप हायर फिजिक्स जब पढ़ेंगे, आप अपने बीएससीज में जाके जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आप बेहतर इंट्यूशन ग्रो करेंगे, बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो अब ये जो डायरेक्शन है, ये डी फाई डी टी का डायरेक्शन है। तो फिर यहां पर इस केस में जो करंट प्रोड्यूस होता है या जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो कि थोड़ी देर में बाद हम लोग जब लेंज लॉ पढ़ेंगे, लेंजेज लॉ, उस समय हम देखेंगे। तो करंट का डायरेक्शन, ऐसे केस में करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जो डी फाई डी टी का डायरेक्शन बनता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। इसीलिए कहा जाता है ये ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये अपोजिट डायरेक्शन के कारण ये नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ डी फाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका नेगेटिव वैल्यू।
यहाँ पर अब ये जो करंट का डायरेक्शन है इसे पता लगाना इस तरीके से थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके लिए कि हमारे पास होता है लेंज़ेज़ लॉ। हम यूज़ करते हैं लेंज़ेज़ लॉ। एक रशियन फिजिसिस्ट थे एमिल लेंज, उनके नाम से ये लेंज़ेज़ लॉ है, उन्होंने ही ये खोजा था लेंज़ेज़ लॉ। अब देखिए लेंज़ेज़ लॉ क्या कहता है। लेंज़ेज़ लॉ ये कहता है कि जो करंट प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, ऑब्वियसली अगर कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा तो पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था कि ये कॉइल, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब आप देखें ये जो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, जिस डायरेक्शन में भी हो, फिलहाल हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में होगा, सो ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा, ये करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो करंट बन रहा है यहाँ पर, वो करंट, उसे एस्टेब्लिश्ड होने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए। तो करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने के कारण इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा उसके कारण ये एनर्जी डिसिपेट भी करेगा। तो ये जो एनर्जी है, करंट प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी है, वो एनर्जी आएगा कहाँ से? कौन दे रहा वो एनर्जी? अगर बैटरी लगा हुआ होता सर्किट में तो हम कहते हैं कि बैटरी के अंदर का जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है और वही इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, जिसके कारण कि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है सर्किट में। लेकिन इस केस में यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, तो फिर ये जो एनर्जी चाहिए होगा यहाँ पर करंट प्रोड्यूस करने के लिए, वो एनर्जी कौन दे रहा है? वो एनर्जी, ये जो मैग्नेट हम मूव कर रहे हैं, हम जो एनर्जी इस मैग्नेट पे इम्पार्ट कर रहे हैं, वही एनर्जी, उसी का एक पार्ट वो यहाँ पर करंट के तौर पे यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, या कहें उस एनर्जी के कारण यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब अगर मान ले मैं इसे थोड़ा सा एनर्जी देता हूँ इस मैग्नेट को, और थोड़ा सा एनर्जी देके मैं इस डायरेक्शन में बाईं तरफ मैं इसे धकेलता हूं, तो फिर उसी से एनर्जी ये लेगा, ये कॉइल उसी से एनर्जी लेगा और इसमें करंट एस्टेब्लिश्ड होगा। दैट मीन धीरे धीरे इस मैग्नेट का एनर्जी जो है, ये मैग्नेट का एनर्जी घटते जाएगा। अगर मैं इसे धकेल के छोड़ दूं, मान ले फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये मैग्नेट है, हाइपोथेटिकली सोचे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये मैग्नेट है और हमने इसे थोड़ा सा धकेला, मतलब थोड़ा सा एनर्जी दिया और हमने इसे छोड़ दिया, तो हम क्या देखेंगे कि ये मैग्नेट मूव करते धीरे धीरे स्लो होते जाएगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि इसका एनर्जी ये कॉइल ले रहा है और इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन कि यहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जो कि इस मैग्नेट के मूवमेंट को, या जो मोशन है, जो भी कॉज है, जो भी कारण होगा इसमें करंट प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो भी कॉज होगा, उस कॉज को वो रेजिस्ट करेगा, वो रोकेगा। मतलब यहां पर ऐसा करंट, इस कॉइल में ऐसा करंट प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करे जो कि इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में मूव करने से रोके। मतलब ये वाला जो फेस होगा, हमारे तरफ जो फेस है, ये फेस नॉर्थ पोल का काम करेगा, ये फेस नॉर्थ पोल का काम करेगा और पीछे वाला फेस साउथ पोल का काम करेगा। मैं इस तरह से एन लिख रहा हूं क्योंकि इस तरह से लिखने से हमें ये समझ में आता है कि करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, तब जाके ये नॉर्थ पोल को करीब आने से रोकेगा। मतलब यहां पर करंट जो प्रोड्यूस होगा, करंट यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड होगा, तब जाके ये फेस नॉर्थ पोल बनेगा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में निकलेगा और ये इस नॉर्थ पोल को करीब आने से रोकेगा। सो ये है लेंज़ेज़ लॉ। लेंज़ेज़ लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, या इंड्यूस्ड करंट ये रेजिस्ट करता है इसके कॉज को। इंड्यूस्ड करंट अपने कॉज को ही रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट्स इट्स कॉज। जो इसे पैदा कर रहा है, जो इसे बना रहा है, उसी को ये रेजिस्ट करता है, क्योंकि ये कॉज से ही एनर्जी लेता है। जो भी इसका कॉज हो, उसी कॉज से ये एनर्जी लेता है और ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। सो ये कॉज ही एनर्जी प्रोवाइड करता है और इंड्यूस्ड करंट को
प्रोड्यूस करता है। सो एनर्जी जो है इसी कॉज से इसे मिलता है, जो भी कारण हो। अब देखिए, अगर मैग्नेट को मैं इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा मूव करके, अगर अपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड में ले जाता हूं, तो फिर क्या होगा, इसके कॉज को ये रेजिस्ट करेगा, मतलब इसे थोड़ा सा धकेल के अगर छोड़ दे तो वही चीज होगा, धीरे 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 इसका एनर्जी घटते जाएगा, क्योंकि यहां पर एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसके कारण इसका एनर्जी घटते जाएगा और ये धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। मतलब अब क्या बना, करंट यहां पर इस तरह से बनेगा इस कॉइल में, जो कि इसके दाहिनी तरफ जाने को रेजिस्ट करेगा। मतलब उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर एक साउथ पोल, ये फेज जो है ये साउथ पोल का काम करेगा, मतलब करंट जो होगा, करंट इस डायरेक्शन में बनेगा। सो लेंज़ेस लॉ से बड़े आसानी से हम इलेक्ट्रिक करंट, जो इंड्यूस्ड करंट है, उसका डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम और देख लेते हैं, जैसे कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, इसे समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन तरीका है, एक बेटर वे है। फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, इसे समझने के लिए आप ये देखें कि इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड या इस कॉइल के अंदर से जो फील्ड लाइंस पास कर रहा है, वो फील्ड लाइंस, उसका नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब नॉर्थ पोल से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरह से निकला। ऑब्वियसली ये आगे चल के साउथ पोल में एंटर कर जाएगा, ये इस तरह से साउथ पोल में एंटर करेगा, ये उसका डायरेक्शन है। तो अब देखिए, अगर मैं मैग्नेट को करीब ले जाऊंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फील्ड लाइंस है, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस इसे पेनेट्रेट करेगा, इस सरफेस को पेनेट्रेट करेगा। तो जब फील्ड लाइंस ज़्यादा यहाँ से पार होगा इस सरफेस से, तो हम कहेंगे कि फ्लक्स बढ़ रहा है। और अगर मैं इस मैग्नेट को पीछे की तरफ ले जाऊं, इस तरफ ले जाऊं, तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस सरफेस को क्रॉस करेगा, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घट जाएगा, तो हम कहेंगे फ्लक्स घट रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो कॉइल है, इस कॉइल का जो फ्लक्स हम पता कर रहे थे, जिसके लिए हम एरिया कंसीडर कर रहे थे, ये जो फ्लैट प्लेन एरिया को हम प्लेन सरफेस का एरिया कंसीडर कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसी बात हो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये डिसाइड करे कि फ्लक्स कितना होगा, तो फिर हम इसके साथ एसोसिएटेड एरिया को हम इस तरह से एक हांडी की तरह भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इस तरह का हांडी है और ये जो उसका मुंह है, ये मुंह, ये वाला, ये जो कॉइल है उसका मुंह है। मतलब इस सरफेस का, यहाँ पर ये जो सरफेस है, ये हांडी का जो सरफेस है, उस सरफेस का ये बाउंड्री है, उस सरफेस का ये हो गया उसका बाउंड्री। तो हम सरफेस कैसा भी यहाँ पर बनाएं, कैसा भी सरफेस, उसका बाउंड्री अगर ये कॉइल हो, तो फिर उस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स सेम होगा, चाहे आप सरफेस ये कंसीडर करें या फिर सरफेस इस तरह से हांडी जैसा कंसीडर करें। क्यों? क्योंकि आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्लोज्ड लूप बनाता है, ये नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है और अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। इस तरह से ये क्लोज्ड लूप बनाता है। तो अगर क्लोज्ड लूप बन रहा होगा, तो फिर यहाँ से जो फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा, अगर एक भी फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा, तो वो आगे चल के ये हांडी वाला सरफेस को भी क्रॉस करेगा। जो इस प्लेन सरफेस को क्रॉस कर रहा है, वो इस हांडी वाले सरफेस को भी क्रॉस करेगा। इसका मतलब फ्लक्स इस एरिया के साथ एसोसिएटेड और फ्लक्स इस एरिया के साथ एसोसिएटेड वो सेम होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो लूप है उस सरफेस का बाउंड्री हो। अब सरफेस कैसा भी आप कंसीडर करें, फ्लक्स सेम रहेगा। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके साथ एसोसिएटेड। अब यहाँ से देखें, हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सिंगल लूप के साथ एसोसिएटेड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसे इस फॉर्मूला से पता किया। लेकिन अगर ऐसा केस रहे, इस तरह का अगर केस रहे, ये वाला केस अगर रहे जहाँ पर सिंगल लूप नहीं है बल्कि बहुत क्लोजली पैक्ड लूप्स है, बहुत सारे लूप्स है, जैसे यहाँ पर हमें 3 लूप्स दिख रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे? ऐसे केसेस में हम कहेंगे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जो डी फाई डी टी था वो तो रहेगा ही,
जो फ्लक्स में चेंज का जो रेट ऑफ चेंज है वो तो रहेगा ही, साथ साथ यहाँ पर चूँकि n नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पर n का वैल्यू n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इस केस में n का वैल्यू 3 है, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पर एसोसिएट कर देंगे। क्योंकि आप देखें अगर क्लोज्डली पैक्ड होगा तो यहाँ पर हमें 3 एरियाज़ मिलेगा। एक तो यहाँ पर पहला वाला जो है, पहला वाला टर्न जो है उसके कारण एक एरिया बनेगा, फिर ये दूसरा वाला जो टर्न है, दूसरे वाला टर्न के साथ भी एसोसिएटेड उतना ही एरिया बनेगा, और तीसरा वाला जो टर्न है, तीसरे वाला टर्न के कारण भी उतना ही एरिया बनेगा। तो एसोसिएटेड फ्लक्स जो है इस केस में 3 टाइम्स बन जाएगा, क्योंकि 3 लूप्स हैं। तो उसी के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ में हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ n टाइम्स रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।